जी जनाब, तो अब पाकिस्तान की बात करते हैं और पाकिस्तान के हालात तो अब तमाम लोगों के सामने ही हैं। और जिस तरह के मामलात हमारे मुल्क में चल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जो खुशियां हैं वो हमसे रूठ गई हैं, कहीं दूर चली गई हैं, या फिर कुछ ऐसे मामलात हैं जिसमें अल्लाह ताला की नाराज़गी भी हमें दिख रही है। बीच में एक खुशी आई थी जिसमें अरशद नदीम साहब जो हैं वो गोल्ड मेडल हमारे लिए जीत कर लेकर आए थे। और इतनी बड़ी कंट्री, 25 करोड़ की आबादी या शायद उससे ज़्यादा, और उसमें से टोटल 7 एथलीट्स गए ओलंपिक्स में, और जाकर वहाँ पर एक बंदे ने जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया। वो इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो ओलंपिक्स में इस तरह के हालात में वो वहाँ पर गए और वहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो अरशद नदीम, हैट्स ऑफ, आपने हमारे मुल्क का झंडा जो है वो बुलंद किया और हमें आप पे फ़ख्र है। लेकिन जिस तरह के पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं वो बहुत ज़्यादा, समझ लीजिए कि इमरजेंसी क्राइसिस है हमारे यहाँ। और इस तरह मामला चले हैं कि उनको संभालना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। हर गुज़रते हुए दिन के साथ नहीं, बल्कि हर गुज़रते हुए पल के साथ जो है वो चीज़ें मुश्किल होती चली जा रही हैं पाकिस्तान में। एक आम आदमी जिसका गुज़र बसर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिजली के बिल हैं, बच्चों की पढ़ाई है, खाने-पीने के अखराजात हैं, शै खुर्द-ओ-नोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो कि डायरेक्टली एक नॉर्मल हाउस होल्ड को इम्पैक्ट करती हैं। तो जो हमारा जो अशराफिया है वो वहीं का वहीं है, लेकिन जो हमारे जो मिडल और लोअर मिडल क्लास तबका जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, और उनके हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी किन किन मामलात पर है, और हमने शायद हमारे, जब से हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया उसमें सबसे ज़्यादा अगर हमने किसी चीज़ पे बात की है हमेशा से, तो वो बात की है पाकिस्तान की इकॉनमी पे। और हमने इसको फलते फूलते भी देखा जब से हम प्रोग्राम कर रहे हैं। और इसी प्रोग्राम के दौरान हमने इसकी इस हालत ज़र पे हम आज बात करने वाले हैं कि ये क्या मामला चल रहे हैं कि हमारी इकॉनमी बिल्कुल ही तबाही और बर्बादी के दहाने पे खड़ी हुई है। तो सलमान भाई, थोड़ा सा बताइएगा कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं पाकिस्तान की इकॉनमी की। और क्योंकि जो टीवी के ऊपर लोग होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ के अंदर चले जाते हैं, तो आप एक आम इंसान के मुतालिक उसकी ज़बान में आप हमें समझाइए कि इस वक्त पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है। जी। जी अहमद, बिल्कुल आपने जैसे राइटली कहा है कि ऐसा लगता है कि खुशियाँ हमसे रूठ गई हैं और जो न्यूज़ आती है ऐसा लगता है कि वो बैड न्यूज़ ही है। अब जो आम आदमी है वो कहाँ जाए मुझे पता है। और पहले तो हम ये समझते थे कि ये आम आदमी के साथ सब कुछ जो हो रहा है ये बेचारा बेचारा इसकी किस्मत है या फला हो गया ये, या हम हमारा एज ए कंट्री हम किसी और पैच से गुजर रहे हैं, बैड पैच से, ये या नाजुक मोड़ जैसे हम कहते थे हो रहा है। लेकिन आप अब आप एक बार देखें, अगर ज़रा डॉट कनेक्टिंग करें, कि ऐसा लगता है कि ये बाय डिज़ाइन है। अगर मैं आम आदमी को बेसिक नेसेसिटीज़ ही नहीं दूंगा तो मुझे एक बात बताएं कि उसके पास कब वक्त होगा कि वो सोच सके मुल्क के सियासत के बारे में या मईशत के बारे में या माशरत के बारे में, प्लानिंग कर सके या अपनी कोई वेलफेयर की बात कर सके या उसकी कोई डिमांड कर सके। मैंने अगर उसको उलझा के रखना है बेसिक नेसेसिटीज़ में, और पहले तो ये हम समझते थे कि कोई इत्तेफाक हो गया, कोइंसिडेंस है। ऐसा कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये बाय डिज़ाइन है आपके हुक्मरानों की तरफ से। ये एक बाय डिज़ाइन एक चीज़ है कि आपको उलझा के रखना है, आपस में दस्तों गिरेबान रखना है, डिवाइड एंड रूल खेलना है, और ताकि आप कभी आपको फुर्सत का टाइम ही ना मिले कि सोचने के लिए कि यार गलती कहाँ हो रही है और हम सही कहाँ जा सकते हैं। तो ये तो बाय डिज़ाइन है, ये तो आप समझने की बाय डिज़ाइन है, ये कोई हुस्न इत्तेफाक आपके साथ नहीं हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आवाम को, मैं पहले सोल्यूशन पहले ही दे दूं आपको कि ज़्यादा दूर की बात नहीं है। बांग्लादेश में आप देखें, चंद महीनों में उन्होंने एक जो है वो फ़ज़ा बनाई प्रोटेस्ट की, और उसके बाद उन्होंने जो हासिल करना था उन्होंने वो हासिल कर लिया। ठीक है। आप सालों से, पिछले ढाई पौने 3 साल से तो आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे। उसकी 2 वजूहत, एक तो आप डिवाइडेड हैं, ठीक है, सूबाइयत पर, लिंग्विस्टिक्स पर, बाकी चीज़ों पर, ठीक है, पार्टीबाजी पर, फ़िरकावारियत में ये। दूसरी बात ये है कि आप, मैं आपको बता रहा हूँ, जब से आपने अभी आज ज़िक्र किया ना, जब से हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये टेक्टोनिक शिफ्ट्स आ गए पाकिस्तान में। हमने अच्छी चीज़ें भी देखी और अचानक हम देख रहे हैं कि बिल्कुल शैम्बल्स में चली गई हमारी इकोनॉमी। तो हमने ज़्यादा नहीं, 3-4 साल में हमने बहुत कुछ देख लिया है। अहमद, अगर आप देखें तो अपने व्यूअर्स को भी हम इन्वाइट बिल्कुल सही करेंगे कह और रहे हैं आप तजिया करेंगे, ठीक है। तो और क्यों? क्योंकि हम विटनेस कर रहे हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हम विटनेस कर रहे हैं, और माइंडफुल होके बड़ा बड़ा कॉन्शियसली हम विटनेस कर रहे हैं कि हम कहाँ से आए थे और कहाँ तनज़ुली की तरफ जा रहे हैं।
हम आपको क्या बोलते थे कि पाकिस्तानियों को बाहर निकलना पड़ेगा अगर अपने हालात चेंज करने हैं। मैं आपको ये कहता था कि नहीं कहता था, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जी, बिल्कुल अगर कहा था आप आपने। अगर आप हर चीज़ पे बाहर आ सकते हैं, बेकार की चीज़ों पे, तो आप एक एक दफ़ा भाई डिसाइड कर लें कि आप अपने बुनियादी हुकूक के लिए भी एक दफ़ा बाहर आ जाएँ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ज़ाया होंगे ना, लेकिन एक दफ़ा चीज़ सीधी हो जाएगी। ये बात हम आपको शुरू प्रोग्रामों से कर रहे हैं, अगर आपको याद हो। बांग्लादेश ने, अगर आप सोचें, तो एग्ज़ैक्टली यही किया है जो हम बोलते आ रहे हैं। वो चंद हफ्तों के लिए बाहर आए और अपनी चीज़ें मनवा ली। हसीना वाजेद की जो ग्रिप थी बांग्लादेश की, जो पूरी पॉलिटिक्स पे, आपको अंदाज़ा नहीं है उसका। कोर्ट्स भी उसके हाथ में थी, मिलिट्री भी उसके हाथ में थी, लॉ एंड ऑर्डर भी उसके हाथ में था। उसके बावजूद उन बंगाली नौजवानों ने, और वो आपने पता है वो जो 3 नौजवान थे जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे पूरे यूथ को, आपने देखा है उनकी एजेस देखी है आपने? वो कोई अधेड़ उम्र लोग नहीं है, बिल्कुल। जी, वो आपको अपने अपने 20s, लेट 20s और लेट 30s नजर आएंगे। तो उन्होंने वो लीड किया और भागना पड़ गया उसको, और वो हसीना भाग गई। वैसे उर्दू में तो अजीब सा लगता है हसीना भाग गई ये कहते हुए भी, लेकिन ये कि वाकई में हसीना भाग गई। और उसको फिर आपको पता है कि यूके ने मना कर दिया, तो फिर आखिर में जाकर वहीं पना मिली कि जहाँ खमीर था वहीं जाके गया, यानी इंडिया में उसको पना मिली। जहाँ का खमीर था वहीं चला गया दोबारा से। याद आया 70 वगैरह वगैरह की तरह वाकयात अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो जहाँ से मदद आई थी वहीं चले गए वापस। ठीक है। और एब्सोल्युटली। अभी भी इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि हसीना को किस तरीके से दोबारा भेज के रिस्टोर करे। और उसने यूएस को लिखा है कि भाई आप जो है मदद करें हमारी इस चीज़ में। लेकिन आपको पता है कि जब रेवोल्यूशन आ चुका है एक दफ़ा, तो उसको जो है वो दोबारा से रिवर्स करना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है। अच्छा, हम पौने 3 साल से ये गेम कर रहे हैं, हमारे हालात बांग्लादेश से बहुत ख़राब है। ठीक है जी। बांग्लादेश में तो जो एक की इशू उठा था ना, वो क्या था कि वो तो कोटा सिस्टम का था। जी, कराची में और सिंध में तो ये मामला कोटा सिस्टम का, मैं जब से बचपन से बड़ा हुआ हूँ ये सुन रहा हूँ कि भाई कोटा सिस्टम के खिलाफ रैली हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है। आज तक कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं इससे ज़्यादा हैं, लेकिन हम निकल नहीं पा रहे हैं घर से। अब आप चेक करें, हम निकल ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा हमें उलझाया हुआ है कि हम नहीं निकल पा रहे हैं। अहमद, तो ये तो वजह है। जी, अब कुछ फैक्ट्स हम आपके सामने रख देते हैं, जो कि हम बहुत अरसे से आपसे कहते हुए आ रहे हैं। और आपने आज वजह कहा कि हम जब से काम कर रहे हैं चीज़ें कितनी चेंज हो गई, कि मैं आपको आज ज़रा स्टैटिस्टिकली बताता हूँ कि कितनी चेंज हो चुकी हैं। ये हमारी जो डेट सर्विसिंग है बजट का, वो तकरीबन 22% हो चुकी है। 52% के करीब हो चुकी है हमारी डेट सर्विसिंग। इसका मतलब ये है कि हम अपनी जो कर्जों की अदायगी करते हैं वो, और तो कर्जों की अदायगी में जो हम चीज़ कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रिंसिपल तो पे ही नहीं कर रहे, असल पे ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ पे कर रहे हैं। तो जिस मुल्क का अगर 100 रुपए का बजट है, उसमें से 52 रुपए आप सिर्फ उसकी अदायगी में दे दें, तो उसके पास बचेंगे 48 रुपए। अब उसमें डेवलपमेंट है, सेहत है, एजुकेशन है, सूबों को बांटना है, ठीक है, डिफेंस की खर्चे, आपको पता है सारा सब कुछ है। और इसी वजह से आखिर में सेहत और एजुकेशन के लिए कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि आपने 100 रुपए के बजट में से 52 रुपए अगर कर्जे की अदायगी में दे देने हैं, जो कि वो भी सूद है, तो फिर आपको बचना क्या। अच्छा, मैं आपको जरा बताता हूँ, जब से प्रोग्राम शुरू किया था, मैं जब से चल रहा हूँ, अगर आप पुराना प्रोग्राम निकाल लें, जब सूद की अदायगी बजट का 40 से 41% होती थी। मैं जब से चला रहा हूँ कि जी, भाई आप ये एलिफेंट इन द रूम जो है इसको एड्रेस कर लें। लेकिन हम बात करते थे दूसरे चीज़ों की, डिफेंस की डिफेंस बजट भी सिग्निफिकेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा एलिफेंट जो आपके बजट में है वो तो ये है, जो 40 41% से हम पिछले 3 साल से डिस्कस कर रहे हैं, वो 40 41 से अब आ चुका है 52 पे। और अगर आपने इस पर अटेंशन दी थी, ये आपका 60% का क्रॉस कर जाएगा, तो फिर तो आपको बचेगा ही नहीं। और अभी आपने देखा हो कैसर बंगाली साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि भाई हम तो सिर्फ कर्जे ले रहे हैं अगले कर्जों को देने के लिए। उन्होंने डूबते हुए टाइटैनिक पे से छलांग लगा दी। जी, वो भाग गए, वो उतर गए। उन्होंने बोला मैं डिफेंड नहीं कर सकता किसी चीज़ को। कितने इकोनॉमिस्ट हैं आपके मुल्क के जो कह रहे हैं कि डेड एंड आ चुका है, ये जो आप कुछ कर रहे हैं कोई काम नहीं कर रहा। SIFC आपने बनाई, $1 नहीं आ सका आपके अंदर। आपने दुनिया भर की सहूलत देने की कोशिश करी, कोई भी नहीं आ रहा। आपने अपने नेशनल एसेट्स बेचने के लिए निकाल दिए, इंक्लूडिंग PI, कोई खरीदने को तैयार नहीं है भाई। एक और बात बताऊं, IPPs का मामला, आज तक आपको पता ही नहीं लग रहा कि IPPs के पीछे कौन है यार। मतलब किस तरह का मुल्क है कि आप बोल रहे हो कि हैवी पेमेंट्स हो रही हैं IPPs को, जो कि बिना भी दे रहे हैं, क्योंकि उनको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है उनके उनके साथ, तो उनको बस पेमेंट्स जा रही है।
और आज तक आपको ये नहीं पता लगा कि आईपीपीएस के पीछे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है भाई, ऑनर कौन है। ओ भाई 100 आदमियों की नाम की लिस्ट शाया कर दो, कौन बनते हैं? नहीं, क्योंकि आपको पता है और मेरे को भी पता है कि उनके पीछे कौन लोग हैं। वही लोग हैं जो आज आज आपके इक़्तिदार में बैठे हैं, इसलिए आप नाम शाया नहीं कर पा रहा। आपका मेन मीटिंग किया हैमर हैमर 9,500 रुपये आप पे कर रहे हो उसकी अदायगी में, इंटरनेशनल और लोकल बैंक्स मिला के। पहले तो आप एब्सोल्यूट फिगर्स में समझ जाए, 9,500 अरब, ठीक है, समझ आ गई आपको बात? इसकी जी जरा बिल्कुल। आप सिग्निफिकेंस समझें। और दूसरी बात मैं आपको जीडीपी टर्म बताता हूँ कि जो आपका कर्जा है टोटल, ये तकरीबन 223-224 बिलियन बनता है यूएस डॉलर टोटल, जो कि 75% बनता है आपका जीडीपी का। जब ये 60% से ऊपर जाता है तो किसी भी आप इकोनॉमिस्ट से पूछे ना तो एक खतरे की घंटी बज जाती है। आपका ये जो रेशियो है डेट टू जीडीपी, वो 75% को टच करने लगा है। ये वो इंडिकेटर्स हैं जो कि अलार्म बज चुके हैं आपके, लेकिन आप नहीं मान रहे। अच्छा, इसमें से 223 में से जो तकरीबन 88 बिलियन है यूएस डॉलर, वो लोकल बैंक से अपने लिए में, ठीक है। अब आप आ जाएं अहमर, मैं और फिगर्स पे भी आप आता हूँ। अब मुझे बताएं, आप बोलते हैं ना कि हम इस सोल्यूशन की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ सोल्यूशन। आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है कि नहीं है? आपका हुक्मरान उठ के बिल्कुल। तकरीर कर रहा होता है कि वी आर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, फाइन। आप इंटरनेशनली जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और पेरिस क्लब और एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उनसे तो रीनिगोशिएट नहीं कर सकते। जो सूद आपने तय कर लिया ना वो तो देना पड़ेगा इंटरनेशनली, क्योंकि वो इंटरनेशनल माहिदे हैं। लोकल बैंक से जो आप सूद दे रहे हैं, उनको तो आप ये तय कर सकते हैं ना कि लोकल बैंक जो ऑपरेट कर रहे हैं वो तो पाकिस्तान के फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर ही काम कर रहे हैं ना भाई। लोकल बैंक्स को तो आप ये कह सकते हैं ना कि भाईजान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में सूद की ममानियत है। आपके बल में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के? तो बिल्कुल लिखा उसमें हुआ कि है। आपको तो हम सूद नहीं देंगे। लोकल बैंक से जो आपने कर्जा लिया है उसको आप बोल सकते हैं कि भाई आपको तो हम सूद नहीं दे रहे, हाँ आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हम आपको लौटा देंगे। यहाँ से तो शुरुआत करें मेरे भाई। ये तो आप कर सकते हैं, आईएमएफ को आप कन्विंस नहीं कर सकते, वर्ल्ड बैंक को आप कन्विंस नहीं कर सकते, एशियन डेवलपमेंट को आप नहीं कर सकते, ठीक है जी, पेरिस क्लब जहाँ से आपने लिए हुए करते वहां से नहीं कर सकते। आप लोकल बैंक से जो आपने कर्जे लिए हुए, जो कि मैंने आपको बताया 88 बिलियन के करीब है, उस पर जो सूद की अदायगी हो रही है उसको तो आप ठहरा सकते हैं और वही पैसा आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स मजीद इंटरेस्ट लगाने के लिए और मजीद जहाँ के आप जी। रेवेन्यू जनरेट हो, रेवेन्यू स्ट्रीम है जिसको आप वो पेमेंट करने के आपको काम आए। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। अब आप आ जाएं स्टैटिस्टिक्स पे। आपके जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये है कि आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो 19.5% चल रहा है अभी पूरे रीजन में सबसे हाई। यानी अगर एक बंदा, उसके पास पैसे हों तो वो कहीं इन्वेस्टमेंट करने से पहले बैंक में रखवा दे और उसको 19.5% तो सूद गारंटीड मिलेगा ही मिलेगा। तो कैसे 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 आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी ये मुझे बताते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो आपके पास जो है वो 8 से 10 है। मुल्क छोड़ ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको भी पता है। सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट आजकल चल रहा है वो है पासपोर्ट ऑफिस, बिल्कुल। मुझे बताने की ओवर जरूरत नहीं है। कैपेसिटी हुआ है। ओवर कैपेसिटी हो, जिनके पास सरने करने का टाइम नहीं है, पासपोर्ट ऑफिस चले जाएं आप, आपको पता लग जाएगा गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, वहीं पर ही काम कर रही है बस गवर्नमेंट, ठीक है। ये तो आपको पता लग गया। और क्यों कर रही है? मुल्क सब छोड़ने भागने वालों की। पर भी तो टैक्स लगा दिया था सलमान भाई। यार वो तो कहते हैं ना, एक मुहावरा है ना कि भागते चोर की लंगोटी सही, कि अगर भागता हुआ बंदा है मुल्क से तो उसकी लंगोटी पकड़ लो, उस पर भी टैक्स लगा दो। इन्फ्लेशन ये लोग मैनिपुलेट करके दिखा रहे हैं कि सिंगल डिजिट में आ गई है, यानी 9.6% आ गई है, जबकि आपको भी पता है कि बिजली के बिल जो आ रहे हैं वो सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन का तो बात ही नहीं है, ठीक है ना। वो तो आप कम से कम 30% पे हो, 30% पे आप इन्फ्लेशन में हो, महंगाई जो हुई है, ठीक है। लेकिन कोई बोलने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। जो बिजली के जो बिल आ रहे हैं, किसी को नहीं पता वो कैसे आ रहे हैं इतने, और फिर आप किस्त बनवा लेते हो और उसमें भी लोड शेडिंग होती है, मतलब कोई पुरसाने हाल नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। गवर्नमेंट जो आई है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो गवर्नमेंट आई है इसका इनका ये सीन है कि जितना इनको अरसा मिला है उसमें जितना लूट सकते हो मैक्सिमम वो लूट लो, क्योंकि उसके बाद तो इनको पता है इनका डेट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ जो इकोनॉमी आपकी जा रही है, और आपके जो इकोनॉमिस्ट आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप जा रहे हो बिल्कुल टिपिंग पॉइंट की तरफ।
और ये जब होता है, जब आप टिपिंग पॉइंट की तरफ चले जाते हो, तो फिर जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, वो अपने मनमानियाँ करती हैं, आपसे मनमानियाँ करती हैं, अपनी कंडीशनैलिटीज़ मज़ीद टाइट करती हैं। अभी आप देख रहे हो आईएमएफ आपको कोई सब्सिडी नहीं दे रहा। वो कह रहा है बिजली महँगी तो होने दो, गैस महँगी तो होने दो, आपको कोई सब्सिडी नहीं देने दे रहा आईएमएफ, क्योंकि आपने उसकी कंडीशंस मानी है, तभी उसने आपको कर्जा दिया। मेरे ख्याल में जो आप बात कर रहे हो कि हम बहुत अरसे से ये बात डिस्कस कर रहे हैं, हमने बहुत पहले बोला था आपको कि हमने आपको बुक का रिव्यू भी दिया था, कन्फेशन ऑफ द इकोनॉमिक हिटमैन। हमने आपको कहा था ये ऐसे आते ही नहीं है, जब आते हैं तो आपको कंडीशनैलिटीज में जकड़ते हैं, और वही एजेंट फॉलो करते हैं जो इनको कहा जाता है करने। और इस डेट क्राइसिस से आप कभी नहीं निकल पाएंगे। यही इनका एजेंडा होता है कि आपके ऊपर ऐसी कंडीशनैलिटी लगाई जाए कि आप इस डेट क्राइसिस से, डेट स्पाइरल से कभी बाहर ना सलमान निकल, भाई, और आप उसी एक चीज़ बताइएगा, एक आम आदमी के लिए आपको क्या हॉट फिक्स लगता है इस चीज़ का मूविंग फॉरवर्ड, जिस जो कि क्योंकि ज़ाहिर है चीज़ों में, कर्ज़ों की अदायगी में, आपके मुआहदों में, सारी चीज़ों में तो बहुत टाइम लगता है, राइट? आपके नेगोशिएशंस होती हैं, 2-2 3-3 बार आप मुख्तलिफ कंट्रीज से बात करते हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड 2-3 महीनों में जिसको रैपिड एक्शन या जिसे हॉट फिक्स कहा जाता है कि कहीं किसी सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उसका वर्कअराउंड निकाला जाता है हॉट फिक्स के लिए कि भाई फॉर द टाइम बिंग हम इससे काम कर लें। तो ये आपको सीधा-सीधा क्या इसका सॉल्यूशन दिखता है फॉर नाउ? लॉन्गर रन में तो हम चलें देखेंगे, लेकिन अभी अपने मुल्क को सँभाला देने के लिए आपको क्या इसका सॉल्यूशन दिखता है? क्विक फिक्स की अगर तुम बात कर रहे हो अहमद, तो सबसे ज़्यादा क्विक फिक्स तो ये है कि घर से बाहर निकल जाओ, गिनती के 2-3 बुलेट पॉइंट्स पे, और जब तक वापस नहीं आना, जब तक ये 2 बुलेट पॉइंट्स पे कोई सॉवरेन प्रॉमिस ना ले लो रियासत की तरफ। यह सबसे ज़्यादा क्विक फिक्स। और आप बोल रहे हो 3 महीने में, मैं बोल रहा हूँ 1 हफ्ते में हो जाएगा ये। इससे आसान कोई रास्ता नहीं है, और इससे देर का रास्ता भी कोई नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर जो आपके हुक्मरानों को लगता है, वो इससे लगता है कि आप जमा हो जाओ कुछ कॉमन पॉइंट्स पे। सबसे ज़्यादा डर आपके हुक्मरानों को इस बात पे लगता है। इससे ज़्यादा कोई क्विक फिक्स नहीं। यार, इतने नाहे लोग बैठे हुए हैं, और जो चापलूसी का आलम है, और इतने डिस्कनेक्टेड लोग हैं, यानी इस्लामाबाद में जो लोग बैठे हुए हैं, या आपके जो बाबू बन के जो सीएसएस करके, जो बिल्कुल आउटडेटेड एक जो है सिस्टम है, बंदे को बाबू बनाने का सीएसएस का सिस्टम, वो कर जो बैठे हुए हैं, वो डिस्कनेक्टेड। उनको पता ही नहीं है कराची जो आपका फाइनेंशियल हब है, वो चलता कैसे। वो इस्लामाबाद में बैठ के, ठंडे में बैठ के पॉलिसी बनाते हैं कि कराची की मार्केट में टैक्स कितना लेना है। अब आप बताओ कितना डिस्कनेक्ट है। और इसकी वजह से, इनकी ये 2 साल की पॉलिसीज की वजह से, पाकिस्तान पूरे रीजन में हाईली टैक्स्ड हो चुका है। अब आप मुझे बताओ क्या करोगे इस बात। एक ही कोई है अहमद, आंसरिंग योर क्वेश्चन, एक ही कोई फिक्स है। मिनिमम एजेंडा पे, मिनिमम कॉमन एजेंडा पे बाहर आ जाओ। एक जिसे कहते हैं ना कि नाउमीदी की फ़िज़ा कायम हो गई है हमारे मुल्क में। इनफैक्ट हमारे मेरे जो हल्का अहबाब है उसमें भी जब लोगों से बात की जाती है, ऑफ कोर्स यूजुअली मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पॉजिटिविटी क्रिएट करूँ, लोगों में पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करूँ, उम्मीद जगाता रहूँ। और एक बहैसियत पाकिस्तानी शायद ये हमारी एक ज़िम्मेदारी है, बहैसियत मुसलमान, कि हम अल्लाह से कभी भी उम्मीद ना छोड़ें। लेकिन लोगों के अंदर जिस तरह के मामलात अभी हैं, तो एक आम जो रिस्पॉन्स होता है वो यही होता है कि भाई इस मुल्क के अंदर अब कुछ भी नहीं रखा हुआ और फ़जूल है इसके मुल्क के मुताल्लिक़ कुछ करना। बस आप जो है वो अपने मामलात को देखें, बाकी सब कुछ छोड़ दें, क्योंकि हर कोई यहाँ पर जो है वो मुल्क से अपना फ़ायदा समेटने के लिए आता है और किसी को भी पाकिस्तान की आवाम की कोई भी नहीं पड़ी। तो मेरा उनको जवाब यही होता है कि क्या पाकिस्तान की आवाम को अपनी पड़ी है? क्या पाकिस्तान की आवाम अपने आप से सिंसियर है? अगर तो चलें सिंसियर है तो चलो समझ में आता है, वो अपने लिए, अपने हक हक के लिए कहीं न कहीं खड़े होंगे, लेकिन ऐसी चीज़ दिखती नहीं है। फिर भी काफ़ी हमने चेंज देखा है। तो ओवरऑल एक जो लोगों का एक तासुर है वो अब यही हो गया है कि जी इस मुल्क का जो है वो कुछ नहीं हो सकता। तो इस नाउम्मीदी को किस तरीके से हम ख़त्म करें, ये एक लास्ट सवाल है इस टॉपिक के हवाले से। देखो, नाउमीदी को तो एक ही तरीके से आप खत्म कर सकते हो कि अल्लाह मियाँ ने भी आपको कहा है कुरान मजीद में कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि कौम अपनी हालत खुद बदलने का नहीं सोचती भाई। तो इनिशिएटिव जो है ना, वो तो कौम ने ही लेना है। मदद आएगी पास, फिर गैब से मदद आएगी, डिवाइन इंटरवेंशन भी होगी, लेकिन अगर आप इनिशिएटिव ही नहीं ले रहे हो, और हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं, और आप जो भी आपके साथ हो रहा है आप उसको अपनी किस्मत समझ के सहे जा रहे हैं, सहे जा रहे हैं, सहे जा रहे हैं, तो इस तरीके से तो कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि तो वे वो फॉरवर्ड है, सोल्यूशन ये है कि मिनिमम कॉमन एजेंडा पे जमा होके आप बाहर आ जाओ, और आके जब तक सॉवरन प्रॉमिस
रियासत से ना ले लो, आप मत जाओ अपने घर, एक हफ्ता ज़ाया होगा, 2 हफ्ते ज़ाया होंगे, लेकिन आगे तक की आपकी चीज़ें सीधी हो जाएँगी। कितने लोग बाहर चले जाएँगे मुल्क छोड़ के? अब भाई 22 करोड़ आदमी तो बाहर नहीं जा रहा मुल्क छोड़ के। तो क्या हल है? फिर हल यही है कि मुल्क को सीधा करना पड़ेगा। मुल्क को सीधा करने के लिए ये है कि आपको एक मैग्ना कार्टा की ज़रूरत है दोबारा। आपको एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए रियासत से। जी। रियासत से आप एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जिसमें आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हों, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हो, आपकी वेलफेयर स्टेट की जो अब वादा किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो और उसको होता हुआ भी आप देखें और इंश्योर करें। क्विक फिक्स, बाहर निकलना पड़ेगा। अगर ऐसे ही रहना है और सहते रहना है, तो मेरी बात याद रख लो, मैं बनी इसराइल के वाक़ये से जोड़ देता हूँ इसको। जब वो मिस्र में थे, सहते रहते थे, क्या सदियाँ निकल गई थी। अल्लाह मियाँ को ही रहम आया और अल्लाह मियाँ ने ही फिर मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया फ़िरौन के दरबार में और बोला बहुत हो गया है इनके साथ, ये तो उठ ही नहीं रहे, इनकी इन्हीं कौम में से एक आदमी कैसे उठाऊँ? तो मूसा अलैहिस्सलाम को फिर लीडरशिप दे के उठाया। जी।